हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग। और आज हम लाइट चैप्टर के अंदर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में हम सब जानते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई सबके पास है, हमारे पास है। ठीक है। तो ह्यूमन आई जो होता है उसमें क्या वर्किंग होती है उसकी और क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, फिर ये वर्क कैसे करती है। ठीक है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू कैमरा। ठीक है, कैमरा से काफी कुछ ये रिलेटेड रहती है। ठीक है, दोनों में ही इन्वर्टेड इमेज बनती है और रियल इमेज बनती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज अपने कैमरा में भी बनती है और ह्यूमन आई में भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिसको हमारा ब्रेन सीधा करके हमें दिखा देता है। ठीक है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि डिफरेंट पार्ट्स है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, जिनसे ह्यूमन आई बना हुआ है। ठीक है, जैसे सिलियरी मसल, स्क्लेरा हो, स्क्लेरा, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व, रेटिना। ठीक है, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स से ही ठीक है बेसिकली ह्यूमन आई फंक्शन कर पाती है। तो हम सबसे पहले इसके एक एक करके पार्ट्स को समझते हैं और फिर उनकी फंक्शनिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा हम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा क्या होता है? बेसिकली इट इज द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई। ठीक है, जो आपको वाइट पार्ट दिखाई देता है ह्यूमन आई के अंदर। ठीक है, वो वाइट पार्ट बेसिकली इसी की वजह से होता है। ये एक फ्रंट स्क्रीन होती है जो हमें डस्ट पार्टिकल और इन सबसे बचाती है। हार्ड स्क्रीन होती है। ठीक है, ये जितने भी डस्ट पार्टिकल लगातार एनवायरनमेंट से हमारी आईज में एंटर कर रहे हैं, उन सब से हमारे बैक पोर्शन, जो आई का बैक पोर्शन जो सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको बचाने का काम करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आइरिस। आइरिस बेसिकली कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है। ठीक है, कलर्ड पार्ट का मतलब है बेसिकली जो आपके है ना, आपने देखा होगा आई किसी की ब्लैक आई होती है, ब्लू आई होती है। ठीक है, ब्राउन आई होती है। तो बेसिकली जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है, यानी जो सेंटर में आपको जो कलर दिखाई देता है ब्लैक, सेंटर से बिल्कुल एक तो बिल्कुल सेंटर पे एक छोटा सा ब्लैक है। ठीक है, वो रही। ठीक है, वो तो प्यूपिल होता है। उसके चारों तरफ जो बड़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है या ब्राउन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या है? बेसिकली आइरिस का कलर है। ठीक है, ये आइरिस का काम क्या होता है? ये प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम करती है। अब पहली बात आती है कि सर प्यूपिल क्या होता है? तो प्यूपिल इज बेसिकली सेंट्रल ओपनिंग इन द आई। ठीक है, जो आई है उसके फ्रंट पार्ट में एक छोटी सी सेंट्रल ओपनिंग है। ठीक है, एक छोटी सी ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, बहुत छोटी सी ओपनिंग है, उसको अपन प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, उस ओपनिंग से ही लाइट अंदर एंटर करती है। जो बिल्कुल छोटा सा सेंट्रल पार्ट, एकदम ब्लैक पार्ट दिखाई देता है आपको, ठीक है, आई के अंदर, वो क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। ठीक है, इसी से लाइट एंटर करती है, ध्यान देना। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे, ये प्यूपिल ही कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारे आई में एंटर करेगी, ज्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट सिचुएशन। ठीक है, तो ये प्यूपिल से कंट्रोल होता है। प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, यानी इस ओपनिंग को कौन कम ज्यादा करता है, वो करने का काम है आइरिस का। ठीक है, विच इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके। इसके अलावा दो लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, एक वाटरी लिक्विड होता है जो बेसिकली इस वाले पोर्शन में भरा होता है, और एक इस वाले पोर्शन में लिक्विड भरा होता है, उसे वेट्रस ह्यूमर बोलते हैं। इस वाले को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, ये भी रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनकी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग वाटर के इक्विवेलेंट ही होती है, यानी कि 4/3 के आसपास होती है। ठीक है, इसकी 4/3 से थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ये लिक्विड भरे हुए होते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, ये भी एक जेली मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इस क्रिस्टलाइन लेंस को
जो हमारी सिलियरी मसल्स है ये होल्ड करके रखती है, ठीक है। सिलियरी मसल्स इस क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड करके रखती है। ये क्रिस्टलाइन लेंस जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है उसी की तरह काम करता है, ठीक है। यानी जो भी लाइट एंटर करेगी उसे फोकस करेगा पीछे की तरफ, ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ एक पर्दा होता है, ठीक है, एक स्क्रीन टाइप होती है, इस स्क्रीन को हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना बेसिकली रोड्स एंड कोन्स की स्ट्रक्चर होती है और कुछ नहीं, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। रोड्स का काम क्या होता है? रोड्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करना, और कोन्स का काम क्या होता है? कोन्स का काम होता है कलर यानी वेवलेंथ को सेंस करना, ठीक है। तो ये रोड्स एंड कोन्स का पूरा एक जाल बना हुआ होता है, ठीक है। ये सेल्स है बेसिकली अपनी, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स, रोड सेल और कोन सेल बोलते हैं इनको। तो ये सेल्स है, इन सेल्स का एक पर्दा बना हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो रेटिना पर जाके इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज को सेंस करने का काम कौन करेगा? रोड्स एंड कोन्स। रोड क्या सेंस करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और कौन क्या सेंस करेगा? वेवलेंथ यानी कलर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। ह्यूमन आई के अंदर विब्ग्योर 7 कलर को सेंस करने वाले कोन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है। अलग अलग इंसेक्ट्स में इन कोन्स का नंबर अलग अलग होता है। जैसे बीज जो होते हैं, ठीक है, जो आपके मधुमक्खी, ठीक है, वो बेसिकली अल्ट्रावायलेट को भी सेंस कर सकते हैं, यूवी रेज को भी सेंस कर सकती है, ठीक है। ह्यूमन आई नहीं कर सकती। इसी तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं जिनमें कोन सेल अलग अलग तरह के होते हैं, और वो अलग अलग वेवलेंथ यानी अलग अलग कलर को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। रोड सेल भी अलग अलग रहता है, जैसे जो आपके हैन होते हैं, ठीक है, जो आपके चिक्स होते हैं, ठीक है, वो उनमें जो रोड सेल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जैसे रात होने लगती है, अंधेरा होने लग जाता है तो वो सो जाते हैं, ठीक है, और तो जैसे ही सुबह होती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत, ठीक है। तो ये बेसिकली रोड सेल कौन सेल का काम है, ठीक है। इसके अलावा पीछे ये जो पर्दा है, ठीक है, जो रोड एंड कोन सेल का बना हुआ पर्दा है रेटिना, उसमें इस रोड और कोन सेल की डेंसिटी यानी अमाउंट जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कहीं पर ये अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जहां पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है वहां पर ऑब्वियसली इमेज जो बनेगी वो एकदम शार्प बनेगी, ठीक है, एकदम क्लियर इमेज बनेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? येलो स्पॉट बोलेंगे, ठीक है, जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रोड एंड कोन सेल होती है, ठीक है। जहाँ बहुत कम होती है, यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल ये ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है, ये पीछे रोड एंड कोन सेल के पीछे ये ऑप्टिक नर्व्स का जाल बना होता है। ये ऑप्टिक नर्व क्या करता है? इनके सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो जहां पर ये ऑप्टिक नर्व्स इस ह्यूमन आई को लीव कर रही है वहां पर इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। इस वजह से वहां पर इमेज जो है वो बिल्कुल नहीं बन पाती। अगर इमेज बनेगी भी तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह इसलिए इस स्पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनका यूज अपन इमेज बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब इमेज कैसे बनती है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके सामने जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उस ऑब्जेक्ट से रेज आती है, ठीक है, प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी। ये क्या करेगा? इसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर इमेज बना देगा, ठीक है। यहाँ जो रेटिना पर बनती है इमेज वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। इस रिफ्रैक्शन में इनका भी सपोर्ट होता है ना, ये जो लिक्विड भरे हुए हैं एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर, ठीक है, इनका भी सपोर्ट होता है। लेकिन जो मेन रिफ्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? इस लेंस की वजह से, क्रिस्टलाइन लेंस की वजह से होता है, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बेसिकली वाटर से काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शनिंग होता है इसको इमेज बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपके इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इस इन्वर्टेड इमेज को सेंस करेंगी कौन? रोड एंड कोन सेल, ठीक है। और फिर इस ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये सेंसेशन जो है वो ब्रेन तक चला जाएगा और ब्रेन इसको सीधा करके आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग होती है, ठीक है, ह्यूमन आई की। क्लियर है मेरे ख्याल से? ओके, दीज आर द मेन पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो टर्म आती है जो हमें समझनी है, ठीक है। जैसे पहली टर्म आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? बेसिकली जो इसके सामने ना जो
ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। जैसे हम अपनी आईज से अगर हम ध्यान से देखें कोई भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास लाते हैं तो वो हल्का सा ब्लर्ड होने लग जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे तब भी आपको बेसिकली अगर उसकी इंटेंसिटी कम है तो आपके ब्लर्डनेस आएगी। वैसे इंटेंसिटी अगर प्रॉपर है तो आप बहुत दूर तक का ऑब्जेक्ट देख सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकती है। जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक का ऑब्जेक्ट देख सकती है, ठीक है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, इसको हम नॉर्मल नियर पॉइंट बोलते हैं। और जो इन्फिनिटी होता है यानी वेरी फार जो है वो होता है फार पॉइंट। ये जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट है ये अलग अलग केस में थोड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब अगर मान लो किसी की थोड़ी डिफेक्टेड आई है तो वो 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो सकता है, किसी के केस में ये इनफाइनाइट से शिफ्ट हो सकता है। पर अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिसकी आईज वगैरह सब नॉर्मल है, ठीक है, तो वो बेसिकली 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है, ठीक है। तो जो इन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विजन यानी मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्लियरली देख सकते हैं उसको हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में। ये जो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक हमारी आईज जो एडजस्ट कर सकती है, इस पावर को ही हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस से 25 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है, तब भी वो इसकी इमेज को रेटिना पर बिल्कुल क्लियरली बना देगा। रेटिना से लेंस की डिस्टेंस होती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ह्यूमन आई के अंदर इमेज की डिस्टेंस फिक्स होती है, ठीक है। लेंस से लेके रेटिना की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, यानी कि आपका जो ह्यूमन आई है उसमें वी की वैल्यू फिक्स होती है, वो भी प्लस का 2.5 सेंटीमीटर। प्लस का क्यों? क्योंकि लेंस के इस साइड में बन रहा है, ठीक है। तो v की वैल्यू हमेशा आपके फिक्स रहती है ह्यूमन आई के अंदर प्लस 2.5, क्योंकि अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनी तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो पक्का है कि इमेज तो रेटिना पर ही बनानी है, और रेटिना पर इमेज बनानी है तो इसका मतलब इमेज की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन इस केस में यू चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि कभी ऑब्जेक्ट आपके सामने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, कभी 30 पर, कभी 40 पर, कभी इनफाइनाइट, ठीक है। आप सन को, मून को देख ही रहे हो ना, ठीक है। तो आप बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट भी देखते हो और बहुत पास के ऑब्जेक्ट भी देखते हो, यानी यू की वैल्यू वेरिएबल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी नॉर्मल लेंस वाला ही फॉर्मूला लगता है। क्या होता है लेंस वाला फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है, यही फॉर्मूला लगता है। अब इसमें देखो ध्यान से, तो v तो फिक्स है, ठीक है, ये तो फिक्स है ना। u वेरिएबल है, ये चेंज होगा तो किसको चेंज होना पड़ेगा? इसको, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ और पावर को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इमेज हमेशा कहां बने? 22.5 सेंटीमीटर पर बने, ठीक है। तो u के अकॉर्डिंग f को एडजस्ट करना पड़ता है, और इस f का एडजस्टमेंट जो है वो सिलियरी मसल्स करती है, ठीक है। सिलियरी मसल्स क्या करती है? इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड करती रहती है, ठीक है भाई। ये तो जेली मटेरियल ही तो है, तो ये क्या करती है? सिलियरी मसल्स इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करती रहती है। इससे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होता रहता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगी और इसकी पावर भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सिलियरी मसल्स इसकी पावर को एडजस्ट करती रहती है, और पावर को एडजस्ट करके फाइनली इमेज जो है वो 2.5 सेंटीमीटर पे बना देती है, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट कितना होता है? तो ये जो लेंस है इसकी मिनिमम पावर जो है वो आती है 40 डायोप्टर, यानी जो पावर अकोमोडेशन है वो 40 डायोप्टर से लेके 44 डायोप्टर के बीच में होता है, यानी 4 डायोप्टर का पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है। 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर के बीच में, यानी 4 डायोप्टर का पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है, ठीक है। 40 डायोप्टर कब होगा और 44 डायोप्टर कब होगा? तो जब हम नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तब जो इमेज है, ठीक है, तब जो पावर बनेगी वो कितनी आएगी? 44 डायोप्टर, यानी मैक्सिमम पावर आती है, ठीक है। चाहे तो हम इसको निकाल भी सकते हैं, देखो ध्यान से, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v की जगह रख दो 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस का माइनस 1/u, u की जगह क्या रख देंगे? 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, माइनस का 25,
ठीक है, क्योंकि लेंस से उस साइड में है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/f। इसमें ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लो 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 + 1, ठीक है, ये आया 1/f। आपको पावर निकालनी है, ये फोकल सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में तो पावर क्या होता है 100/f। 100/f क्या हो जाएगा 11/25 इंटू 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा 44 डायोप्टर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप u की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये वैल्यू 0 जाएगी तो केवल 1/2.5 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2.5 इंटू 100, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10/25 इंटू 100, ठीक है, तो पावर कितनी आ जाएगी आपके 10/25 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40 डायोप्टर। यानी कि 40 डायोप्टर कब होगी जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, और 44 डायोप्टर कब होगी जब कहां पर रखा होगा 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है। तो हालांकि अपन को ये प्रूव नहीं करना है, पर आपने को पता होना चाहिए 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर के बीच में, ठीक है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है, यानी 4 डायोप्टर का पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारी आइज पे होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसके अलावा एक दो टर्म और आती है, ठीक है, जैसे परसिस्टेंस और कलर ब्लाइंडनेस। परसिस्टेंस ऑफ विजन और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? सबसे पहले तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है कि एक इमेज, जैसे है ना, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता था कि एक आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, ठीक है, वो आवाज आपके कान में, ठीक है, यानी आपके उस आवाज की जो इमेज है वो आपके कान में लगभग 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। अगर एक आवाज और दूसरी आवाज के बीच में 1/10 सेकंड से कम का डिफरेंस आया तो आप उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि ये पहली आवाज है, ये दूसरी आवाज है, दोनों मिली हुई सी लगेगी। सिमिलरली यहां पर होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब है, ये होता है 1/16 सेकेंड। कितना होता है? 1/16 सेकेंड। यानी एक जो इमेज बनती है हमारी आई पर, ठीक है, रेटिना पर जो इमेज बनती है, ठीक है, उसको बने रहने तक का टाइम है 1/16 सेकेंड। अगर मान लो दूसरी इमेज 1/16 सेकेंड के अंदर अंदर आ गई तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सी पहली थी कौन सी दूसरी थी, ठीक है। जैसे होता है आपके टीवी की स्क्रीन, ठीक है, आजकल तो खैर एलईडीज आ गए, ठीक है, पर पहले आपने देखा होगा वो जो नॉर्मल टीवी होता था उसके अंदर क्या होता है, पिक्सल्स की फॉर्म में इमेज बनती थी, ठीक है, पीछे वो मोटा वाला एक वो सीआरटी लगा हुआ होता था, ठीक है, तो कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, तो उसके अंदर एक बीम जाती थी, वो पिक्सल्स की फॉर्म में पूरी इमेज बनाती थी। लेकिन वो इमेज इतनी जल्दी जल्दी बनती थी कि आपको पता ही नहीं चलता था कि ये एक एक करके बने, डॉट डॉट की फॉर्म में इमेज बनी है। आपको क्या लगता था पूरी इमेज एक साथ ही बनी है। क्यों? क्योंकि 1/16 सेकंड के अंदर अंदर अगर आपके मूवमेंट हो रहा है आपके सामने तो आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि यार ये तो सब एक साथ ही हो रहा है, ठीक है, एक साथ ही थी सारी चीजें, ठीक है। तो ये कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, जो कि 1/16 सेकंड होता है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, ध्यान से समझना। कलर ब्लाइंडनेस जैसा कि आपने बताया कि भाई है ना, हमारी आईज में कोन्स जो है उनका काम होता है कलर को सेंस करना, यानी वेवलेंथ को सेंस करना। जो ह्यूमन आई होता है उसके अंदर विबग्योर 7 कलर को सेंस करने वाले कोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मान लो किसी की आई में कुछ पर्टिकुलर कोन्स जो है वो खराब हो गए, या उनका सेंसेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा ब्रेन तक, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कोन्स का, ठीक है, तो वो जो कोन खराब हुए हैं वो वाली वेवलेंथ आपको दिखाई नहीं देगी, यानी वो वाला कलर आपको दिखाई नहीं देगा, आपको उसकी जगह ब्लैक नजर आएगा, ठीक है, तो ये कहलाता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अपना सारे पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।